सशक्त। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी की कवायद है युवाओं को टिकट देने की, उससे कांग्रेस क्या और ज्यादा सशक्त होगी, मजबूत होगी और युवा बेहतर तरीके से लड़ते दिखाई देंगे। सवाल नंबर 2 ये कि युवाओं पर दांव कांग्रेस संगठन में क्या बदलाव किया जाएगा और जो निष्क्रिय लोग हैं जिनकी बार बार बात होती है, क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो कब और कितना वक्त लगेगा। सवाल नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, युवा बनाम अनुभव कैसे होगा संभव, क्योंकि बात तो युवाओं की होती है हर साल हर बार, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो अनुभवी दिग्गज लोग ज्यादा बाजी मार ले जाते हैं, कई तो पैराशूट भी उतर जाते हैं। तो ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है, इसका समाधान कैसे होगा आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ में डॉक्टर अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही परुष भारद्वाज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजीव जैन हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजीव जैन साहब, आपसे शुरुआत की, आखिर कांग्रेस के इस कदम को कैसे देखा जाए कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि जो अब युवाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित करने की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, इसके मायने क्या है? राजीव जैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए हेमंत, ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर हुआ। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जैन साहब बोलिए। तो राजीव जैन साहब की आवाज़ शायद कुछ तकनीकी खामी है, उसको दुरुस्त करवाते हैं। लेकिन फिलहाल आशुतोष जी से पहले टिप्पणी ले लो, तब तक जैन साहब आ जाएं सही तरीके से। आशुतोष जी, क्या क्या मायने आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? देखिए हेमंत जी, जो बात राजीव जी शुरू कर रहे थे कि उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था 2022 की मई में, वहां 17 पेज का एक पुलंदा तैयार किया कांग्रेस ने और यह बताने की कोशिश की कि चुनाव में जो हार मिली है उससे हम कैसे निपटेंगे और कैसे भविष्य के चुनाव जीतेंगे। लेकिन आज लगभग 3 साल के करीब पूरे होने के लिए आए हैं, कांग्रेस अभी भी उस फॉर्मूले पर, उस चिंतन शिविर के जो बड़े पॉइंट थे, 1 पर्सन 1 पोस्ट, परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, वो जो बड़ी घोषणाएं थी, युवाओं को अधिक मौके देने की बात, उनको समय समय पर करती तो रही है लेकिन चरितार्थ करती हुई अभी तक इन 3 वर्षों में दिखाई नहीं दी है। पार्टी अभी भी एक ही परिवार से कई व्यक्तियों को टिकट दे रही है, एक व्यक्ति कई पोस्टों पर है। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत हेमंत जी जो मुझे नजर आती है वो ये है कि कांग्रेस को पता है कि उसके साथ समस्या कहां हो रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता से लेकर नीचे लेवल तक के नेता जानते हैं कि वो क्यों हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पहल नहीं करना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि वो उन तमाम चीजों को करे, उन तमाम चीजों को काम को करे जिससे पार्टी जीते, क्योंकि यहां मुझे लगता है कि व्यक्तिवाद की राजनीति ज्यादा हावी है। डोटासरा साहब ने भी जिस तरह की बात करी कि हम युवाओं को टिकट देंगे, 50% से ज्यादा 50 वर्ष के कम युवाओं को टिकट देंगे, अगर निश्चित तौर पर कांग्रेस, मुझे लगता है कि अगर युवाओं को अधिक मौके देती है, जो परंपरागत नेता उनके लंबे समय से कुर्सी पर जमे हुए बैठे हैं, तो शायद कांग्रेस के लिए एक राहत की सांस हो सकती है, चुनाव में वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और नहीं तो अगर कांग्रेस फिर से अपने पुराने ढर्रे पर अगर चलती हुई नजर आई, तो शायद मुझे नहीं लगता जी कि कांग्रेस बहुत बड़ा करिश्मा राजस्थान की बिल्कुल। राजीव जैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जैन साहब अभी नए आए हैं। अपूर्वा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम युवाओं को तरजीह देने वाले हैं, 50% टिकटों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ जो प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि सचिन पायलट के वक्त में भी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन मजबूत था, आज भी मजबूत है और ज्यादा मजबूत करेंगे। हेमंत जी, देखिए 2-3 चीज़ें देखने की आवश्यकता है। जैसे अभी भी हमारे सामने जो आशुतोष जी हैं उन्होंने कहा
कि कांग्रेस ने जो चिंतन शिविर किया, तो बहुत सारे चिंतन शिविर होते हैं, मंथन शिविर होते हैं, पर इनका चिंतन और मंथन का जो शिविर होता है वो बिल्कुल समुद्र में जो मंथन हुआ था उसके प्रकार से होता है। जब रिजल्ट निकल कर आता है तो पता चलता है कि समुद्र मंथन में जैसे विष आया था, तो विष सारे के सारे युवाओं को और जो भी संगठन निष्ठ कार्यकर्ता बचे हैं उन लोगों के पाती आता है। जब अमृत पीने का मौका आता है तो फिर से इनके वरिष्ठ जन आ जाते हैं, परिवारवाद वाले लोग आ जाते हैं, और यही नहीं, इसके साथ में वो लोग भी आ जाते हैं जिसने पार्टी के साथ में खिलाफत, बगावत, अदावत सारी चीजें की होती है। उन्हीं लोगों के प्याले के अंदर अमृत मिलता है। और वारुणी जो है वो कौन कौन ले जाता है ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है। तो पॉइंट ये है कि कांग्रेस अगर संगठन के बारे में इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस को इसको धरातल पर भी उतारना चाहिए। हम सब ने पीछे कांग्रेस का जो है वो देखा है, जो उनकी हिस्ट्री रही है। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की, कुछ महीनों पहलों की एक घटना बताती हूँ। इनके जो प्रभारी हैं रंधावा साहब आए थे और उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि यहाँ पर आएंगे, हम कार्यकर्ताओं को डीएनए तक टेस्ट करेंगे। अब आप मुझे बात बताइए, आज ये कह रहे हैं पीसी करके डोटासरा जी कि हम कार्यकर्ताओं को, सत्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो हमारे संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है उनको हम मौका देंगे, और इनके प्रभारी जी कहते हैं कि हम ये करेंगे। एक चीज और आप कॉन्फ्लिक्ट देखिए, आज ही इन्होंने कहा है हम युवाओं को मौका देंगे, आज ही उन्होंने पायलट साहब के पक्ष में एक बात कही है, और आज ही एक वीडियो लीक हो रहा है, एक वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक जो है वो सज्जन गहलोत साहब के पास गए हैं और कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ हो गए हैं, 73 ओल्ड हो गए हैं, 3 बार आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, मगर फिर भी आपको हार नहीं माननी है, संगठन के अंदर बना रहना है। आप जैसा उस पर्टिकुलर वीडियो को जहां पे केवल 4 जने खड़े हैं उसको वायरल करने का भी औचित्य क्या था? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर है कि ना गहलोत साहब पीछे हटने वाले हैं, ना पायलट साहब को जगह देने वाले हैं। तो मुझे लगता है पहले हमें इनसे यह पूछ लेना चाहिए कि एक तरफ पीसी करके ये लोग कहते हैं हमारे तक कोई गुटबाजी नहीं है, शाम तक एक वीडियो ऐसी आ जाती है जो स्पष्ट रूप से गुटबाजी को जो है वो दिशा निर्देशित करती है। तो इन लोगों को पहले ये क्लियर करना चाहिए और भोली भाली जनता को और संगठन निष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार और दुर्भाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पौरुष जी, क्या ये सिर्फ कहने के लिए है, युवाओं को जो है लुभाने के लिए, कि युवाओं को ज्यादा टिकट देंगे, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को ज्यादा मौका देंगे और ज्यादा संगठन मजबूत होगा, या वाकई धरातल पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी? मुझे देखिए, आज वाली जो पीसी थी और अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो निश्चित तौर पे धरातल पर लागू ऑलरेडी आज भी है, और उसमें उसको जो है वो आगे भी लागू की जाएगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चाहे किसी व्यवस्था में विकास हो या सुधार हो या परिवर्तन हो, वो जो है वो एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हम इन तीनों चीजों के लिए ये नहीं कह सकते कि हमने आज जो कर दिया माइलस्टोन हो गया, आगे कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। हर बार आगे हम हर दिन जो है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार करते हैं। तो आज माननीय अध्यक्ष जी की जो पीसी थी वो उसी संदर्भ में थी। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से प्रकाश डाला कि हमारे द्वारा जो है संगठन को जो है ना सिर्फ ब्लॉक स्तर पर बल्कि हमारे मंडल स्तर से लेकर के हम BLA स्तर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने पिछले दिनों खबरों में देखा होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसने भी जो है हमारे राजस्थान के संगठन के मॉडल को सराहा और अन्य जगह जो है वो उसको कॉपी करने के निर्देश दिए। ये एक हमारी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी जो है हमारी उपलब्धि है। दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो हमारे मामलों में बोलने का हक ही नहीं है। हमने तो कोई बात कही तो उसको लागू करी, कुछ कमी रही होगी तो आगे लागू कर। पार्टी ने तो संवैधानिक तौर पे महिला आरक्षण को 33% संसद में पास करवा के और उसके बाद अगले चुनाव में उसको लागू नहीं करके और अनिश्चित काल के लिए टाल करके देश की जनता को संसद में ही धोखा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है कि इस बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। और अभी मेरी बहन अपूर्वा जी कह रही थी कि साहब कांग्रेस के अंदर तो जो है बेचारे कार्यकर्ताओं की ये दुर्गति हो रही है, वहां पे ये दुर्गति हो रही है। मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि आपके तो प्रदेश अध्यक्ष जी की क्या दुर्गति हो गई। अभी हमने देखा कि RS भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने वाला मामला था, 40 से ज्यादा विधायक जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हुए थे, 11 मंत्री अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हुए थे, 2 मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हुए थे। आपके यहाँ तो बेचारे मंत्रियों की, विधायकों की और संगठन के मुखिया की बेचारे की नहीं चल रही। बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। कल तक तो हम लोग जो है कम से कम किसी मंत्री के खिलाफ बोलते थे। इस प्रकरण के बाद हमें पता पड़ा कि आपके तो प्रदेश अध्यक्ष जी, डिप्टी CM और मंत्री बेचारे ऐसा हैं, उन बेचारों के पास तो कोई पावर ही नहीं है। उन बेचारों के खिलाफ गिराने से हमें क्या जाएगा, मुझे बताइए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ध्यान हमारे संगठन में कमी, भारतीय जनता पार्टी जो ध्यान हमारे संगठन में कमी निकालने में लगा रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे संगठन का आंतरिक मामला है। और दूसरी बात, हम विपक्ष में बैठे हैं। देखिए, हम विपक्ष में होने के नाते हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और हमारी राजनीतिक जो है राजनीतिक कर्तव्य भी कि हम सरकार के संगठन में कमी निकालें। पर सरकार में बैठने वाले, देखिए भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष का भी विपक्ष बन गया।
सरकार में बैठने वालों को फुर्सत कहां से मिल जाती है कि कांग्रेस के संगठन में क्या चल रहा है। सरकार में बैठने वालों को तो अपनी सरकार की कार्यशैली पे इतना ध्यान देना चाहिए, अपने सरकारी कामकाज में इतना ध्यान देना चाहिए कि इनको तो फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप पत्रकार बंधु इनसे कोई सवाल पूछे कांग्रेस के बारे में तो ये कहे बोले भैया हमारे पास देखो टाइम नहीं है, हमें जनता ने सत्ता सौंपी है, हम तो जनता के कामों में कई बार आप इतने लोग जैसे बिजी नजर आते हनुमान जी ने हैं। कहा था कि रामकाज और किए जी। बिना मोए कहां विश्राम, तो इनको तो राजकाज जी। से फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए। जी, पर अपूर्वा जी इनका- कुछ कहना इनका चाह रही हैं, ठीक हमारे है। संगठन पे इतनी बारीकी से ठीक है। निगाह रखना बताता है कि ठाले लोग हैं, इनके पास काम नहीं है, इनके पास पावर नहीं है। ठीक है। जी देखिए अपूर्वा बात जी। यही है, ये दृष्टि दोष यही तो है। ये कह रहे हैं इनको तो इनका पक्ष है, सत्ता है, इनको तो संगठन के लिए इधर उधर ताक झाक के लिए फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज को कब समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छा सा डिमार्केशन है, क्या सत्ता करेगी और क्या संगठन करेगा। हमारे यहाँ ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा विषय इन्होंने कहा कि यहाँ इनके मुख्यमंत्री जी की, इनके डिप्टी सीएम्स की, विधायकों की, प्रदेश अध्यक्ष जी की सुनवाई नहीं हो रही। हमने पहले भी कहा था हम अनुशंसा कर सकते हैं, मगर आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था को इन्फ्लुएंस करने का काम हमारी पार्टी नहीं करती। ये परिपाटी कांग्रेस के अंदर थी, तभी आप देखिए किस प्रकार से आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति हुई, किस क्यों प्रकार आपकी से पार्टी में, पेपर लीक आपकी का नेक्सस सरकार में पूरा का पहले पूरा कैबिनेट फैला, की बैठक किस में प्रकार फैसला से आरपीएससी युवाओं- को लेकर के नहीं लिया गया? कभी परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का देखिए, फैसला आपकी कैबिनेट सरकार के- में नहीं लिया गया? जो नहीं आरपीएससी का काम फैसला था? नहीं लिया गया हेमंत जी। देखिए अब लिया आप गया भी था इसमें ना? दुष्प्रचार नहीं करेंगे। फैसला नहीं लिया गया, लिया डिस्कशन गया हुआ था। था, अनुशंसा भेजी गई थी, उसके ऊपर उनके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना अनुशंसा भेजी गई थी, प्रस्ताव भेजा गया था। तो इस बार भी दोनों भेज देते। पक्षों का निर्णय क्या करना है, ये निर्णय हमने संवैधानिक संस्था पर ही छोड़ा था। ओ, मतलब आपने पहले कोई फैसला नहीं लिया था परीक्षाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के। मैं आता हूं परोज जी आपके पास, आता हूं। हमारे साथ में राजीव जैन साहब एक बार जुड़ चुके प्रस्ताव हैं। और अनुशंसा में और फैसला लेने में अंतर होता है हेमंत जी। जी। हमने अभी भी अनुशंसा भेजी थी और संवैधानिक कैबिनेट संस्था अनुशंसा का करती है। दायित्व बनता है और जुरिस्डिक्शन है कि वो लोग इसके ऊपर डिस्कशन करें। कैबिनेट ये जरूर भेज सकती है कि यहाँ की जो बच्चे हैं उनकी क्या मांग है, सारी जी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो अभी बच्चे भेज हैं उनकी दीजिए क्या ना, अभी मांग क्या है। दिक्कत आ रही है? बिल्कुल अभी भेजा क्यों था, नहीं भेज रही आपने? बिल्कुल भेजा और था। आपने जब पहले हम युवाओं अनुशंसा के की साथ थी, खड़े थे, उसके अगेंस्ट हमने में भी आरपीएससी भेजा में था, आगे मगर बढ़ाई फैसला तारीख तो है। उनको कांग्रेस लेना की है। बात करेंगे अभी, आज कांग्रेस की बात करेंगे। आप पॉलिसी से हट जाइए, मैं आ रहा हूँ। राजीव जैन साहब को लाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। राजीव जैन साहब, इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे युवाओं को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, और दूसरी तरफ उनका ये बयान सचिन पायलट को लेकर के भी आता कि पायलट के समय में भी संगठन मजबूत था। क्या इसे हम एक राजनीतिक तौर पर देखें या वाकई इसके कुछ मायने हैं? जैन साहब, आपका आज इंटरनेट बहुत ही खराब है, और मैं माफी चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आज आपकी राय को अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं। कोशिश करेंगे इसे ठीक करवा लें। लेकिन पौरुष जी, आप एक तरफ डोटासरा जी को ये क्यों कहना पड़ा कि सचिन पायलट के वक्त में भी हमारा संगठन मजबूत था, जब आप कह रहे हैं हम तो एकजुट है? दूसरी तरफ कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी कहते हुए दिखाई दिए कि भाई मेरा तो कोई सचिन पायलट से किसी तरह का कोई था नहीं, हमारा तो प्रेम मोहब्बत हमेशा से है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा हेमंत जी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहे सरकार के स्तर पे हो या विधायिका के स्तर पे हो, संगठन के स्तर पे हो, देखिए हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम ये बात कहता है कि जब हम चार लोग एक जगह होते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे चार के जो अलग अलग मत होते हैं उनको सुना जाना चाहिए, और जब अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचने तो या तो बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर पहुंचना चाहिए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि हमारी पार्टी का कोई सदस्य कोई राय रखता है अगर, और हो सकता है कि वो राय नेतृत्व के खिलाफ हो या नेतृत्व के राय से कुछ अलग हटके हो, तो उसको गुटबाजी का नाम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया, तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस बात का खंडन किया था। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने खंडन तो किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब ने आज कहा कि कल जो नकारा, निकम्मा, नालायक और गद्दार थे, आज गहलोत साहब उन्हें उनसे गलबैयां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार की गति इतनी तेज है कि कांग्रेस के परखच्चे उड़ रहे हैं, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है। देखिए बेचारे राठौड़ साहब की तो भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 5 साल तक पिछली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो वो इस तरह के बयान देकर करके जो है वर्तमान राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। परंतु मैं इस बात को अवश्य आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था उस समय हमारे माननीय नेता श्री सचिन पायलट जी का बयान था कि अशोक गहलोत जी जो है वो मेरे पिताजी के दोस्त है और वो मेरे पिताजी के समकक्ष होने के नाते पिताजी
पिताजी मेरे पिता समान होने के नाते अगर वो मुझे कुछ बोल देते हैं तो वो हमारा आंतरिक मसला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं अपूर्वा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अपूर्वा जी अभी कह रहे थे हमारे यहाँ पे सत्ता का और संगठन का बंटवारा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब उन्होंने आपके प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा है, पौरुष जी सुनिए तो, पौरुष जी जब प्रदेशाध्यक्ष जी ने ये कहा है कि भाई सचिन पायलट के वक्त में भी संगठन मजबूत था, आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं कि पायलट साहब के वक्त में ज्यादा संगठन मजबूत था या अभी ज्यादा संगठन मजबूत है? देखिए हेमंत जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पत्रकार बंधु के सवाल के जवाब में कहा कि जब पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं हम संगठन को मजबूत करेंगे, तो क्या आपसे पहले संगठन मजबूत नहीं था? तो उसके जवाब में जो है, उस सवाल के जवाब में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यह बयान दिया गया। और जैसा कि आपके चैनल पर मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ, और मैंने अपनी शुरुआती बात में यह बात कही कि विकास, सुधार और परिवर्तन जो होता है नहीं, उस वक्त ज्यादा मजबूत था पायलट साहब के वक्त में, आज ज्यादा मजबूत है? आज हमने विकास कर लिया या आज हमने सुधार कर लिया, मेरा सवाल आज भी हो रहा है, कल भी होगा, कल और कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तभी भी होगा, परसों और कोई बनेगा तो भी होगा। तो निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया। तो आप यही कह रहे हैं ना पौरुष जी कि उस दौरान से आज तक आपने संगठन में और ज्यादा सुधार किए हैं और ज्यादा मजबूती की है, पायलट साहब वाले वक्त से और ज्यादा कांग्रेस मजबूत आज है? पायलट साहब के समय भी कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस आज भी मजबूत है। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं कि जो उस समय छूट गए होंगे, उनको आज मजबूत किया जा रहा है। आज कुछ छूटेंगे, निश्चित तौर पे छूटेंगे आज भी। ऐसा नहीं कि आज हमारे में कोई कमी नहीं रहेगी, आज भी हमें कोई कमी रहेगी। तो कल कोई नया आदमी आएगा तो वो निश्चित तौर पर उसको सुधार करेगा। तो मैंने आपसे कहा कि सुधार निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। आप सुधार पे कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। सवाल उठे कि पायलट साहब के वक्त में आप पहले आप अभी जो कह रहे हो कि अगर नहीं होता तो हमें जीत नहीं मिलती, और जब जीत गए तब पायलट साहब को दरकिनार कर दिया, फिर 5 साल तक होटलों का सहारा लेना पड़ा। नहीं, देखिए दरकिनार करने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। आपको पता है कि मैंने जैसा कि आपसे शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी फैसला होता है वो या तो सर्वसम्मति से के आधार पे होता है या बहुमत के आधार पे। ये कौन सी सर्वसम्मति थी कि दिल्ली से कोई दल आता है विधायक दल की बैठक के आपके तो पर्ची आई, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपके यहाँ पे किरोड़ीलाल मीणा जी ने 5 साल तक विपक्ष में रहकर संघर्ष किया, उस आदमी को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जिस ऐसे व्यक्ति को आपने निरंतर मामला बनाए रखा, और आज मंत्रिमंडल समिति की अनुशंसा के बावजूद, धर्मेंद्र जी की अनुशंसा के बावजूद, एसओजी की अनुशंसा के बावजूद, पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा के बावजूद आप उस ऐसा व्यक्ति को आप लोग निरस्त नहीं कर पा रहे। आज तक आरएस भर्ती परीक्षा में आप लोगों का क्या रुख है? कंप्यूटर अनुदेशक पे आप लोगों ने हमने निकाली थी, आपने उसका विरोध किया, और आज आपने भर्ती ठेके में दी। आप लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है यूटर्न की सरकार है, पर्ची सरकार है। अरे पर्ची निकलती है आपके यहाँ पे, अरे पर्ची निकलती है जिस संगठन जिस संगठन के 40 विधायक, 11 मंत्री, 2 मुख्यमंत्री एक आरएस की परीक्षा को आगे नहीं बढ़वा पा रहे। मैं राजस्थान के लोगों का कहना चाहूंगा, भैया कोई काम अटक जाए तो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास मत जाना, या तो दिल्ली जाना, क्योंकि पर्ची दिल्ली से आती है। और अगर साधन संपन्न हो तो अमेरिका जाना, ट्रम्प साहब एक ट्वीट करेंगे और आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलानी चाहिए। और मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं आपने भी कहा कि सरकार और संगठन अलग अलग होते हैं। लोकतंत्र के अंदर संगठन जो होता है वो सरकार की जमीन होता है। संगठन का रुतबा हर हाल में सरकार से ऊपर होता है। और संगठन के मुखिया की ये स्थिति हो गई कि संगठन के मुखिया ने लगातार आश्वासन दिए। संगठन के मुखिया को सबसे पहले नीचे दिखाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को नीचे दिखा सके। ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों जो राजस्थान के कार्यकर्ता हैं उनकी नैतिक हार है। अरे आप तो अपनों को मारने में लग रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की बात बाद में कीजिएगा, पहले आप खुद की बात कीजिए। अपने प्रदेश अध्यक्ष को इज्जत देना सीखिए, अपने मंत्रियों को इज्जत देना सीखिए, अपने डीसी को इज्जत देना सीखिए। और दिल्ली में जाकर के धरने में बैठिए, कहिए वहाँ पे कि पर्ची आपने भले ही सरकार बनवाते समय पर्ची भेज दी, पर निर्णय के मामले में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। दिल्ली
दिल्ली की पर्ची सहन नहीं होगी। आप लोगों की क्या स्थिति हो गई? आपके मुख्यमंत्री की कर्तव्य भी भूल हो गए। आपके मुख्यमंत्री के पास ये पावर नहीं है कि एक परीक्षा को आगे समझा सके। आपके प्रदेश अध्यक्ष के पास ये पावर नहीं है कि एक परीक्षा को आगे समझा सके। आप लोगों के पास ये पावर नहीं है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा में निर्णय में पहुंच सके, जबकि सारी संवैधानिक संस्थाओं ने अनुशंसा की है। आप लोगों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई। राजस्थान की जनता नहीं, आप लोगों की राजस्थान की सरकार पूरे भारत में मॉडल स्टेट बना हुआ है, विफलता का मॉडल बना हुआ है कि जब सरकार केंद्र के अधीन होती है, जब राज्य सरकारें केंद्र के आगे घुटने टेकती है तो उनकी क्या दुर्दशा होती है। वो राजस्थान के अंदर देखिए, वो इन लोगों को देखिए। पारू जी आपके समय में क्या हो रहा था? पेपर 50-50 लाख में, 10-10 लाख में बेचे जा रहे थे, बताइए। वो आप इनके नहीं पारू जी, अगर उस पर फिर आप भर्ती परीक्षाओं पे जाएंगे तो आप भी तो वैसे ही हैं। और वैसे क्या है, तो शुरुआत आपने ज्यादा खराब की। अगर आप पीछे भर्ती परीक्षाओं पर जाएंगे तो आपके राज्य में तो 50-50 लाख में पेपर बिकते थे गलियों में। 10-10 लाख में कोई खरीद के ले जाओ, जिसके पास पैसे हैं वो ऐसा ही बन जाए, या फिर कोई भी आरपीएससी का पेपर दे करके हो जाए। आपके राज्य में तो ये हालात थे। और अगर प्रदेशाध्यक्ष इतने ही मजबूत थे तो उन्हें हटाया क्यों, ये पूछेंगे ना लोग आपसे। अगर पायलट साहब इतने, उनके समय में इतना ही मजबूती थी संगठन को, तो उनको हटाया क्यों गया बीच में? हेमंत जी देखिए, मुझे लगता है कि उस समय जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उस पर लगातार निरंतर चर्चा हो चुकी है। कौन सी वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना? बात को कहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि जिन परिस्थितियों में पायलट साहब को हटना पड़ा या उनको हटाया गया, जो हटना पड़ा क्या? पायलट साहब खुद हट गए अपनी मर्जी से? मुझे नहीं हटाया गया। मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि देखिए वो हम इनकी तरह जो है चोट को सड़ने के लिए नहीं छोड़ते, हम उसको ढक के नहीं रखते, हम उसका इलाज करते हैं। निश्चित तौर पर उस समय की जो घटना घटी उसको खुले मंच पे भारत के नंबर 1 चैनल के प्लेटफॉर्म पे बैठ करके खुले मंच से स्वीकार कर रहा हूं। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी कि इनकी पार्टी के अंदर इनके प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत है, जो एक परीक्षा को आगे नहीं सरका पा रहा, जिस प्रदेश अध्यक्ष को इनकी हैसियत परीक्षा आगे सरकार की नहीं है, जो जाके ठोस आश्वासन दे देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विचारों में दया नहीं है। ठीक है पारू जी, एक बात तो बता दीजिए, जब युवाओं पर इतना फोकस है, सुनिए ना पौरुष भारद्वाज जी, युवाओं पर जब आपकी पार्टी इतना फोकस कर रही है, नहीं बता पाएंगे? सुनेंगे नहीं? राजीव जैन साहब, अंतिम टिप्पणी है आपकी। मैं यही जानना चाह रहा था कि डोटासरा साहब के इस बयान के मायने क्या हैं, आखिर कैसे समझा जाए? एक तो युवाओं को लेकर के उन्होंने कहा कि वे संगठन में भी तवज्जो देंगे, टिकटों में भी तवज्जो देंगे। सिर्फ क्या कहने के लिए धरातल पर कांग्रेस पार्टी उतार पाएगी? और दूसरा, सचिन पायलट को लेकर के उन्होंने कहा कि उनके वक्त में भी संगठन मजबूत था। देखिए हेमंत जी, ये बहुत देरी से कांग्रेस अपने निर्णय लेगी। 4 साल पहले उदयपुर चिंतन शिविर में यह तय हो गया था कि 50% पद और 50% टिकट 50 वर्ष को कम उम्र के युवाओं दिए जाए, जो अब कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए याद आई है। सत्ता में रहते हुए तो कभी इस तरीके की युवाओं को कहीं आगे बढ़ाने की बात लाई है, लेकिन अब ये कर रही है। लेकिन इसका क्या नतीजा होगा ये तो समय बताएगा। पार्टी जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं डोटासरा जी के बयान से वो साफ झलकती है। उन्होंने किस तरीके से निशाने साधे, पार्टी के ऊपर निशाना साधा, कहीं ना कहीं लोग को भी उम्र के हिसाब से उन्होंने पीटी में लेने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी।